देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें आज कौन सी हैं। हिमालय पर ड्रैगन की खैर नहीं, आज हम आपको अपने शो में ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान अब हिमालय वॉरफेयर को मजबूत करने की कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। और ये सारी रणनीति बदली है पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बाद से। हिमालय पर सेना को मजबूती देने के लिए आ रहा है 20 टन का चीन भेदी। आज हम आपको बताएंगे कौन है ये नन्ना उस्ताद जो देता है गंभीर घाव। और हम आपको बताएंगे ईरान और नेपाल के बाद चीन की लंका चाल क्या है, जिनपिंग को कौन सा रावण ज्ञान मिला है जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान पर लंका बाण छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कैसे मिले डिग्री, इम्तिहान हो गई इम्तिहान की। आज आपको दिखाएंगे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा फिक्रनामा। इतना ही नहीं, फिर शहर शहर गांव गांव बाढ़ कैसे विकराल रूप दिखा रही है। बेहद दुखद तस्वीरें। वुहान से कोरोना वायरस कोविड-19 फैलने के बाद चीन एक ग्लोबल विलेन बन गया है क्योंकि उसने वायरस की सच्चाई छिपाई और कोरोना का संक्रमण इतना फैलने दिया कि लाखों लोगों की जान चली गई। इसी के बाद से दुनिया ने चीन के चरित्र के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मित्रों और शत्रु देशों के समीकरण बदलने की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन गलवान घाटी में भारत और चीन के टकराव के बाद ये समीकरण 360 डिग्री पर घूम चुका है। अब चीन अलग थलग भी है और अलग थलग पड़े देशों के साथ खड़ा नजर भी आ रहा है क्योंकि बाकी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो रही है। अमेरिका उसे दक्षिण चीन सागर में सीधी चुनौती दे रहा है तो हांगकांग में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ पूरा वहां पर एक शोरगुल है। दूसरी ओर इंग्लैंड ने चीन के महाप्रोजेक्ट G5 से किनारा करके उसकी इकोनॉमी को करारी चोट दी है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए साफ कर दिया है कि अब विस्तारवादी रवैया नहीं चलेगा, वक्त विकासवाद का है। भारत का ये ही प्रण अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट, कैसे भारत ने खुद को हिमालयन वॉरफेयर में मजबूत करने का फैसला किया है और 20 टन के टैंक खरीदने का फैसला किया है जो हिमालय की लड़ाई का रुख बदल देगा। ये चीन के प्रोपेगेंडा का ताजा वीडियो है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भोंपू और कम्युनिस्ट मुल्क चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। दावा ये कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की 77वें ग्रुप आर्मी किसी भी भीषण रण के लिए तैयार है और ये उसी की तैयारी का वीडियो है। इस वीडियो में PLA के हथियारों की नुमाइश की गई है। जोश और जज्बे से लैस जवानों का फॉर्मेशन दिखाया गया है और ताबड़तोड़ लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स दागे गए हैं। यानी पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के दूसरे दौर की बातचीत कर रहा चीन अपने प्रोपेगेंडा के जरिए हिंदुस्तान पर धौंस जमा रहा है, अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि उसकी सेना के आगे किसी की नहीं चलती। जबकि दुनिया जानती है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जवानों के हौसलों से लड़ी जाती है और गलवान में हिंदुस्तान के जांबाज जवानों ने बिना हथियार का इस्तेमाल किए दुश्मनों को धूल चटाकर ये दिखा भी दिया है। वो गलवान घाटी की ही जंग थी जिसके बाद चीन की चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत आई। लेकिन भारत के लिए ये हिमालय पर एक वेकअप कॉल की तरह था और हिंदुस्तान ने अपने अटल प्रहरी की हिफाजत के लिए अब सबसे बड़ी तैयारी की ठानी है। अब भारतीय सेना अपने तरकश में एक और खास चीज शामिल करने जा रही है और वो है लाइट वेट यानी हल्के टैंक। जो पहाड़ों पर चीन को भारी घाव देने का मादा रखते हैं। भारत ने जल्द ही हल्के टैंक खरीदने की तैयारी की है और मुमकिन है कि टैंक की नई खेप का सप्लायर भारत का सदाबहार दोस्त रूस ही हो, जिसके पास माउंटेन वॉरफेयर के एक से बढ़कर एक हथियार है।
रूस के पास पहाड़ों का योद्धा स्पर्ट SDM-1 लाइट टैंक भी है, जो अगर हिमालय पर उतर आए तो दुश्मन का चेहरा उतर जाता है। खास तौर से पहाड़ी इलाकों में, ऐसे इलाकों में हल्के टैंक बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के पुलों को एक तो पार कर सकते हैं और साथ ही साथ जो उनकी मारक क्षमता, मेन गन और बाकी जो हथियार हैं, उसके द्वारा दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। ये बात अलग है कि चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में धौंस दिखाई तो भारत ने अपने भारी भरकम तोप को भी चीन की ओर तान दिया। पहाड़ जैसा मिशन शुरू करके T-72, T-90 और अर्जुन तोप पहाड़ पर उतार दिए। ये जवानों का हौसला ही था जिसकी बदौलत चंद घंटों में हिंदुस्तान के जांबाजों ने 5 अपाचे असेंबल कर पर्वत पर तैनात कर दिए। और हिमालय पर ऐसा रणक्षेत्र तैयार किया कि चीन की सेना PLA ही नहीं, बीजिंग तक दहल गया। इसी तैयारी से भारत ने एक और सबक लिया है। सबक सन 62 के बाद से पिछड़ती जा रही हिमालयन वॉरफेयर को फिर से रफ्तार देने की, जिसमें रूस का नन्हा उस्ताद रणक्षेत्र का एक बड़ा शिकारी साबित हो सकता है। इस हल्के टैंक का वजन 20 टन के करीब होता है। इसे सिर्फ 3 लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें बैरल के साथ मशीन गन माउंट होता है, 2 किलोमीटर प्रोजेक्टाइल रेंज होता है, जबकि गाइडेड मिसाइल के साथ 5 किलोमीटर रेंज होता है। हिंदुस्तान को हल्के टैंक की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन ने अप्रैल में ही पूर्वी लद्दाख में लाइट 15 टैंक्स डिप्लॉय किए थे, जो बड़े टैंक के मुकाबले हिमालय पर ज्यादा घातक साबित होते हैं। ये बात अलग है कि तमाम हथियार होने के बावजूद चीन की सेना पर्वत पर भारत से कमजोर ही साबित होती रही है। भारतीय सेना को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत ही आला दर्जे का माना जाता है। बहुत ही उम्दा है ट्रेनिंग, और ना ही खाली ट्रेनिंग बल्कि ऑपरेशंस का भी भारतीय सेना को पहाड़ों में ऑपरेशंस का बहुत अनुभव है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास हल्के टैंक नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान ने 1965 की जंग और 1971 की जंग में हल्के टैंक का इस्तेमाल किया था और दुश्मनों को धूल चटा दिया था, लेकिन लंबे समय से लाइट वेट टैंक की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी और टैंक कम होते चले गए। अब हिंदुस्तान को साफ दिखने लगा है कि चीन की नीयत में निकला पुराना खोट जल्द खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर है और चीन भारत का रास्ता रोकना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने उस छोटे उस्ताद का सौदा करने की ठानी है जो हिमालय पर बड़ा शिकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी ये टैंक 3 देशों के पास हैं। पहला चीन, लेकिन उससे भारत ये टैंक नहीं खरीद सकता। दूसरा अमेरिका, लेकिन अमेरिका के पास छोटे टैंक की विशेषज्ञता नहीं है। ऐसे में तीसरा विकल्प रूसी बचता है और ऐसे में भारत की उम्मीदें एक बार फिर अपने सदाबहार दोस्त पर टिकी हैं, क्योंकि हमने काफी टैंक्स पहले भी रूस से खरीदे हैं, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अच्छे से आता है। अब ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हिमालय पर छोटे टैंक ज्यादा कारगर साबित होते हैं। इसे समझने के लिए आपको ले चलते हैं सुमित चौधरी के पास। भारत ने पिछले कई सालों में अपनी मोबिलाइजेशन हो या माउंटेन वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। अभी आप मेरे साथ आप इस पूरे ग्राफिक्स में देख रहे हो, चिनूक हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने पिछले साल लिया था और ये लगातार भारत की माउंटेन वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आर्टिलरी गन ले जाता है माउंट। और अब C-17 आप देख पा रहे हैं। C-17 का मकसद ये है कि ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। ये हमारे कई दूसरे लोकेशंस में, खासतौर पर दौलत बेग ओल्डी हो या दूसरी जगहों में, हमारी ना सिर्फ रसद पहुंचाता है बल्कि एमुनेशंस, दूसरी चीज़ों को भी पहुंचा। ये देखिए, अब चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये अब M777 तोप को ले जाता हुआ, ये लाइट आर्टिलरी गन्स हैं जिनको माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये आर्टिलरी गन्स को हम आगे के इलाकों के अंदर ले जा सकते हैं। और अब दूसरा जो आप देख पा रहे हैं, अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि C-17 से टैंक ले जाते हैं। हालांकि टैंक्स इन ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट के अंदर जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि दिखाने के लिए कि कैसे हम 1 से 2 टैंक्स को जो है इन C-17 के अंदर ले जा सकते हैं और माउंटेन की फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये आप हाइट देख रहे हो इन माउंटेन्स की, करीबन 10,000 से 15,000 फीट
फीट होती है और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी डिप्लॉयमेंट, आपकी आर्टिलरीज, आपकी टैंक्स कितनी जल्दी इन फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंच सकते हैं, और ये कुछ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास आर्टिलरी गन्स हैं, तोपें हैं, लेकिन अब भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है, वो है लाइट टैंक्स। लाइट टैंक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है भारत के पास। भारत ने ये 65 की जंग में, 71 की जंग में इस्तेमाल किया, लेकिन सिनारियो बदलने के बाद वॉरफेयर का भारत ने हैवी टैंक्स ले लिए। अभी जो आप लगातार देख रहे हैं ये वो हैवी टैंक्स हैं जो भारत के पास T-72 है, T-90 है, अर्जुन टैंक्स हैं, लेकिन इनको डिप्लॉय करना इन जगहों में बहुत मुश्किल होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि यहाँ पे जो इन पहाड़ियों की हाइट है 10,000 से 15,000 फीट की, और ऐसे में आपके लिए लाइट टैंक्स को या टैंक्स को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। और इन लाइट टैंक्स का फायदा ये है कि आप एक बार में C-17 से 3 से 4 टैंक्स को ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो वजन होता है 20 टन का होता है, और ये जो इससे पहले हमारे पास जो हैवी टैंक्स हैं उनका वजन करीबन 45 से 50 टन का होता है। तो ये आप मान के चलिए कि इनकी मूवमेंट, इनको मोबिलाइज करना बहुत आसान होगा। जैसा कि हमने कल भी कहा था, भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के लिए दूसरे दौर की बात बहुत ही कठिन तो साबित हो रही है। इस दौर में बातचीत में बीजिंग और दिल्ली भी सीधे तौर पर शामिल है, और इस बार फैसला सरकारों के स्तर पर किया जाना है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ साफ सामने नहीं आया। मंगलवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग 14 घंटे चली। पहली बार कोई मीटिंग सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होती है और रात में 2 बजे तक चलती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मीटिंग में दोनों देशों के सैनिकों ने संख्या घटाने के लिए अपनी अपनी शर्तें रखी। इस मीटिंग के बारे में आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और कोर कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को ब्रीफ भी किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बताया गया है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। इस बार चाइना स्टडी ग्रुप को भी इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर नई दिल्ली में हायर लेवल पर जिस तरह से चर्चा चल रही है, उसी तरह बीजिंग में भी इस पर बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में दोनों देशों की शर्तों को लेकर किसका क्या रुख रहा और किस पर सहमति बनी, इस पर पहले हायर लेवल पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद ही जमीनी स्तर पर कुछ किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार मुख्य मुद्दा पैंगोंग और डेप्सोंग एरिया है। पैंगोंग एरिया में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट के पहले फेज में भले ही फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ पीछे गए हों, लेकिन रिज लाइन पर यानी पहाड़ी चोटी पर वो अभी भी मौजूद हैं, जबकि भारत को फिंगर 4 से पीछे फिंगर 3 पर आना पड़ा है। अब इंतजार चीन की सेना के पीछे हटने का है। चीनी सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटना होगा, यानी उन्हें फिंगर 8 के पीछे जाना होगा। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से टकराव मोल लेना चीन की भारी भूल थी और इस भूल पर पर्दा डालने के लिए चीन सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई को लंबा खींच रहा है, लेकिन भारत इस लड़ाई को चीन से भी आगे बढ़कर लेता जा रहा है। भारत ने यूरोपियन यूनियन समिट में चीन के मुद्दे को उठाया और LAC के ताजा हालात से अवगत कराया। पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए बेचैन चीन भारत के खिलाफ रोज नई साजिशें रच रहा है। चीन भारत के मित्र देशों पर दबाव बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं जिनपिंग का कौन सा नया रावण ज्ञान जागा। दरअसल ईरान और नेपाल के बाद अब चीन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को उकसा रहा है और श्रीलंका पर दबाव बना रहा है और भारत और जापान के साथ पोर्ट को लेकर हुई डील को तोड़ दे। चीन जानता है कि $700 मिलियन का यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया तो श्रीलंका में उसकी धौंस खत्म हो जाएगी। इसलिए कर्ज में डूबे श्रीलंका को जिनपिंग मजबूर कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। पहले नेपाल, फिर ईरान और अब श्रीलंका। Sri Lanka is happy to support proposal by China. गलवान घाटी में गर्दन टूटने के बाद कराहता ड्रैगन अब बदले की साजिश रच रहा है और अब कोलंबो से आई भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश की खबर। LAC पर मिली मात का बदला लेने के लिए चीन ने भारत की इकोनॉमी पर हमला करने की ठानी है। इसलिए ड्रैगन ने अपनी नजरें भारत के पुराने दोस्त श्रीलंका पर टिका दी और वो भारत, श्रीलंका और जापान के बीच 2019 में हुई पोर्ट डील को तोड़ने की साजिश रच रहा है।
चीन ने इस द्वीप वाले देश को इस कदर अपने कर्ज जाल में फंसा रखा है कि उसके एक बार फिर चीन के मोहरा बनने को तैयार हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, जिन पर ड्रैगन ने भारत, श्रीलंका और जापान के बीच हुई $700 मिलियन की डील को खत्म करने का दबाव बना रखा है। कोलंबो से खबर आई है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ईसीटी यानी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डील की समीक्षा के संकेत दिए। बहाना पोर्ट यूनियन की हड़ताल का बनाया गया है। बताया गया है कि यूनियन का कर्मचारी इस डील से नाराज है। कर्मचारियों को लगता है कि पोर्ट बना तो इसकी ऑनरशिप यानी स्वामित्व भारत को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने जो संकेत दिए वो भी अच्छे नहीं। महिंदा राजपक्षे ने पोर्ट यूनियन को कहा कि भारत के साथ ये समझौता अभी पक्का नहीं। यहाँ पर जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो चीन के प्रभाव के अंदर हो, तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया है जो और बाहर की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को वहाँ का जो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नहीं आने दिया जाए, परंतु ऐसा वो चीन के विरुद्ध ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। सच तो ये है कि श्रीलंका चीन की कठपुतली बन चुका है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी राजपक्षे ब्रदर्स हमेशा से चीन के करीबी माने जाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब महिंदा राजपक्षे पर चुनाव प्रचार के लिए चीन की एक कंपनी से 52 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था। ये वही कंपनी थी जिसे हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण का ठेका दिया था। 2 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने महिंदा राजपक्षे के रिश्वत कांड का खुलासा किया तो चीन के साथ उनकी साठगांठ का सच भी दुनिया के सामने आ गया। श्रीलंका ने भारत और जापान के बीच ईसीटी पोर्ट डील चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किया था, लेकिन तब मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। वो हम्बनटोटा बंदरगाह वाली चीनी साजिश से सबक सीख चुके थे। डील में साफ साफ लिखा है पोर्ट पर 100% स्वामित्व श्रीलंका का होगा। 3 देशों की भागीदारी टर्मिनल के ऑपरेशन में होगी। प्रोजेक्ट में श्रीलंका की हिस्सेदारी 51% और भारत और जापान की हिस्सेदारी कुल 49% तय हुई। लेकिन पिछले साल किया गया यह समझौता चीन की आंखों की किरकिरी बन चुका था, क्योंकि कोलंबो में जहां ये पोर्ट बनाने की तैयारी थी वो जगह उस पोर्ट सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है जिसे चीन ने बनाया है। श्रीलंका में राजपक्षे भाइयों के सरकार बनते ही चीन हरकत में आ गया। कर्ज से दबे श्रीलंका को अपनी माली हालत सुधारने के लिए आर्थिक मदद का भरोसा दिया और 2 महीने पहले मई में चीन ने $50 करोड़ और कर्ज देने का वादा किया। चीन की चाल एक बार फिर कामयाब हो गई और श्रीलंका ने भारत के खिलाफ रंग बदलना शुरू कर दिया। के द्वारा भारत की मौजूदगी वहां पर रहती और जो चाइना अगर किसी प्रकार का बिल्डअप हम्बनटोटा पर करता या भारत के खिलाफ नजर रखने की कोशिश करता तो उसका एक काउंटर यहां पर भारत के पास अवेलेबल था। जानकारों के मुताबिक चीन की नई चाल का मकसद श्रीलंका का इस्तेमाल कर QUAD राष्ट्रों को बड़ा झटका देना है, क्योंकि QUAD के 4 देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ एकजुट हैं। जबकि कोरोना वायरस महामारी फैलाने के बाद चीन के अड़ियल रवैये से पूरी दुनिया बेहद नाराज है। बार बार चीन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसलिए राजपक्षे ब्रदर्स को मोहरा बनाकर चीन ने भारत को आर्थिक झटका देने की चाल चली। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका ने भारत को झटका देने का यह संकेत तब दिया है जब वो $96 करोड़ के भारतीय कर्ज में डूबा है। महिंदा राजपक्षे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी तौर पर कर्ज चुकाने के लिए और मोहलत मांग चुके हैं। हिंद महासागर में अपनी धाक जमाने का ख्वाब देने वाला चीन श्रीलंका को अपने पाले में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को घेरने के लिए उसने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अख्तियार की। इस नीति के तहत भारत के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे देशों को अपना कर्जदार बना लिया है और श्रीलंका उनमें से एक। हिंद महासागर में अपना सैन्य ठिकाना बनाने के मकसद से चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट शुरू किया। राष्ट्रपति राजपक्षे के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा निवेश किया। दिसंबर 2017 में श्रीलंका ने बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन की एक कंपनी को लीज पर दे दिया। साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी चीन को सौंपनी पड़ी। चीन अपने मकसद में कामयाब हो गया। चिंता की बात यह है कि यह जमीन भारत से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर है। चीन ने श्रीलंका को पैसा दे देकर
अपने डेब्ट ट्रैप में, जैसे उधार के शिकंजे में फंसा लिया है। पहले उसने उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में मदद की। इस प्रकार इतना पैसा लगा दिया चीन ने श्रीलंका में कि वो अपनी कंडीशंस को श्रीलंका से मनवाने पर उसे मजबूर कर देता है। लेकिन चीन के पिछलग्गू बने राजपक्षे ब्रदर्स के खिलाफ श्रीलंका में अब आवाज तेज होने लगी। श्रीलंका की जनता और विरोधी दलों को यह मंजूर नहीं कि उनका देश चीन का ऑर्डर लेने पर मजबूर हो। विरोधी दल के एक सांसद हेरिन फर्नांडो ने राजपक्षे सरकार को चेतावनी दी है। फर्नांडो ने आरोप लगाया कि राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। देश की इकोनॉमी पर पूरी तरह चीन का काबू हो चुका है। विरोधी दल के सांसद ने राजपक्षे को 2014 के विरोध प्रदर्शन की याद दिलाई, जिसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। साफ है, श्रीलंका के भ्रष्ट सरकार चीन की आर्थिक गुलाम हो गई। वो चीन के इशारे पर भारत के हित के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। ड्रैगन हिंद महासागर में अपना जाल बिछाने में कामयाब होता दिख रहा है। भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरना होगा। गलवान की तरह हिंद महासागर में ड्रैगन को सबक सिखाना होगा। अब दुनिया ड्रैगन को सबक ही नहीं सिखा रही है, बल्कि चीन के जिन गलत कदमों को दुनिया रोक सकती थी उसे रोककर भी दिखा रही है, चाहे वो बात हांगकांग की क्यों ना हो। यहाँ पर चीन आज़ादी के समर्थकों को लगातार निशाना बना रहा है, उन पर जुल्म ढा रहा है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को बेरहमी से कुचल रहा है। जिनपिंग सरकार चाहती है कि हांगकांग में आज़ादी और लोकतंत्र की आवाज़ हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग पर 2 बड़े फैसले लिए, जिससे चीन बौखला गया। हांगकांग में हाहाकार है, चीन के खिलाफ यलगार है। ड्रैगन के शिकंजे से पूरी तरह निकलने के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर आजादी की आग में धधक रहा है, लेकिन हांगकांग को हड़पने पर आमादा बीजिंग हर दिन दमन का खेल खेल रहा है। यही खेल अब ड्रैगन पर भारी पड़ने वाला है। चीन का भूगोल और भविष्य बदलने के पहले एपिसोड का आगाज हो गया है। चीन पर अमेरिकी चोट का प्रचंड आरंभ हो चुका है, क्योंकि बारूदी टकराव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंधों का प्रहार करना शुरू कर दिया है। हांगकांग में अमेरिका ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे भेदना चीनी सुल्तान के लिए नामुमकिन होगा। अमेरिका ने अब एक एक कर चीन की सबसे दुखती रगों को दबाना शुरू कर दिया है। It was really a gift to freedom. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी शुरुआत साउथ चाइना सी से की और अब बारी हांगकांग की। अमेरिका ने हांगकांग में दमन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कानून और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हांगकांग को व्यापार में तरजीह देने वाली व्यवस्था यानी स्पेशल स्टेटस खत्म कर दी गई। वहीं कानून के जरिए हांगकांग में दमन करने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. अब हांगकांग को अमेरिका मेनलैंड चाइना की तरह ही ट्रीट करेगा। हाल ही में चीन ने हांगकांग में कड़ा सुरक्षा कानून लगाया। अब अमेरिका की ओर से ये सख्त कदम उठाया गया है। अमेरिका के इस डबल अटैक से चीन को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के फैसले से हांगकांग को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, कोई विशेष आर्थिक सुविधा नहीं दी जाएगी, संवेदनशील टेक्नोलॉजी का निर्यात नहीं होगा। किसी भी रोज हांगकांग में बारूदी आकार लेने की आशंकाएं बढ़ती जा रही। अमेरिका ने चीन को साउथ चाइना सी में घेर रखा है और हांगकांग में भी घेर रखा है, लेकिन अब पूरी दुनिया भारत के दिखाए रास्ते पर चल पड़ी है और वो रास्ता है डिजिटल स्ट्राइक का, जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है। अब अमेरिका भी चीन को बड़ा डिजिटल झटका देने वाला है। अमेरिका से पिछले कई दिनों से चीन की डिजिटल जासूसी के खिलाफ आवाज उठ रही थी और अब अमेरिका अपने यहां पर चाइनीज ऐप टिकटॉक की बोलती बंद करने की तैयारी में। इससे चीन को तगड़ा झटका लगेगा। चीन को इंग्लैंड से लगा है एक और झटका, जिसने उसके 5G के महाप्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया है। ये 2 ग्लोबल झटके ग्लोबल विलेन चीन को कहां लाकर पटकेंगे, आइए देखते हैं।
भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया और दुनिया को ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक का संदेश दिया। अब सुपर पावर अमेरिका भी भारत की ही तरह चीन को डिजिटल दर्द देने वाला है। भारत की ही तरह अमेरिका ने चीन के खिलाफ डिजिटल मोर्चा खोल दिया है और वो चाइनीज ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये ऐलान जंग किया है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने, जिन्होंने कहा है भारत पहले ही इन पर बैन लगा चुका है। अब अगर अमेरिका भी ऐसा कर दे और फिर यूरोपीय देश भी कदम उठाएं तो चीन को बड़ा झटका लगेगा। इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक जासूसी टूल खत्म हो जाएगा। दुनिया में चीन जिस तरह से अपने आक्रामक और विस्तारवादी प्लान को पूरा करने में जुटा है, उसे देखते हुए ही अमेरिका ये कदम उठाने जा रहा है। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला ट्रंप को लेना है और दुनिया जानती है कि ट्रंप इन दिनों चीन को गिन गिन कर सजा देने की बात बार बार कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने आखिरी फैसला ले लिया तो चीन को गहरी चोट लगेगी। अमेरिका में चाइनीज ऐप हर 90 दिनों में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई करता है, यानी 5,240 करोड़ रुपए। टिकटॉक अमेरिका का सबसे लोकप्रिय ऐप है। अमेरिका में इस ऐप के 16.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। पिछले साल अमेरिका में इस ऐप का रेवेन्यू 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 673 करोड़ रुपए था। भारत ने चीन को ऐप बैन वाला झटका 29 अप्रैल को दिया था। एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप पर कार्रवाई की थी। रिपोर्ट है कि 9 चाइनीज ऐप अभी भी पूरी तरह से फंक्शनल हैं। मतलब ये कि चाइनीज जासूसी का काम चोरी छुपे अभी भी जारी है। हालांकि चीन को चोट पहुंचाने के लिए भारत और अमेरिका के साथ अब ब्रिटेन भी आगे आया है। बीजिंग से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क से चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को हटाने का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवे को 2027 के अंत तक पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर चीन की घेराबंदी लगातार जारी है। लिहाजा अब चीन के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो चालबाजी से बाज आ जाए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चीन को हर मुल्क झटका दे रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ गया है। खैर, ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क में चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को झटका दे दिया है, लेकिन अभी भी इस फैसले को पूरी तरह से लागू करने में 7 साल का वक्त लगेगा। मतलब ये कि 7 साल बाद ही ब्रिटेन की जनता चीनी कंपनियों के जाल से बाहर निकलेगी। लेकिन भारत को अपने 5G नेटवर्क से चीन को बाहर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान 5G में भी शुरू कर दिया है। अब भारत को 4G से 5G में लाने की जिम्मेदारी रिलायंस जियो ने संभाली है। आज कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। सुनिए रिलायंस जियो का यह प्रोजेक्ट क्या है। जियो का मेड इन इंडिया 5G प्लान। जैसा कि रिलायंस के चेयरमैन ने कहा, भारत में रिलायंस जियो 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम मिलने के बाद जियो प्लेटफॉर्म दुनिया के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी 5G सॉल्यूशन एक्सपोर्ट कर सकेगा। इस मिशन के लिए जियो और गूगल की पार्टनरशिप हुई है। जियो और गूगल मिलकर सस्ते 4G और 5G स्मार्टफोन भी लाएंगे। गूगल जियो में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके साथ ही रिलायंस में निवेश का आंकड़ा 1.52 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। और अब बात बाढ़ से जूझते लोगों की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज पानी पानी हो गई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब बहने लगा। घंटों पूरा शहर रेंगता रहा और कई जगह तो रास्ता रोकने की भी नौबत आ गई। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक के लिए यहां हाई अलर्ट जारी कर दिया। मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से मायानगरी मुंबई के कई इलाके डूब गए। अंडरपास में पानी इतना भरा कि लोगों की आवाजाही रोकनी पड़ी, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी। देखिए, मुंबई की सड़कों पर इतना पानी भरा कि बसों के पहिए पानी में डूबने लगे, ऑटो डूबकर चलने लगे, दुकानें बंद कर दी गई और गली मोहल्लों में दरिया बहने लगा। अंधेरी मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भरने के कारण ट्रैफिक बंद करना पड़ा। लिंक रोड पर पानी भरा और ट्रैफिक रेंगने लगा। किंग सर्किल इलाके में बस स्टॉप भी पानी में डूब गए।
भारी और उससे भी भारी बारिश के अलर्ट के बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता दिन भर शहर के अलग अलग इलाकों का हाल जानते रहे। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के पास है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से अंधेरी सबवे में भी पूरा पानी भर गया है और जिसकी वजह से अब इस सबवे को बंद कर दिया गया है और मुंबई पुलिस और इसी के साथ साथ BMC के जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी निकालने का जो काम है पंपिंग के जरिए वो करने पहुंच गए। कई घंटों की बारिश से मुंबई के निचले इलाकों के गली मोहल्लों में परेशानी तैरने लगी। चेंबूर इलाके के पोस्टल कॉलोनी में पानी भरने से लोग हलकान हुए। मैं मुंबई के चेंबूर इलाके में हूं, जहां पर तेज बारिश होने की वजह से जो पोस्टल कॉलोनी इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीर देखिए, ये जो अगल बगल में जो इमारतें हैं और बीच के रास्ते में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और इमारतों के अंदर तक पानी गया है। इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे तो गेट जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और पूरी तरह से इमारत के अंदर तक पानी गया है। बारिश के चलते मुंबई के हिंद माता इलाके का हाल भी बेहाल है। लोगों की शिकायत यह है कि हर साल बारिश आफत बनकर बरसती है, लेकिन BMC के तमाम दावों के बावजूद हालत नहीं बदली। हर साल BMC दावे करती है कि तस्वीरें जो हैं अगले साल अलग होंगी, लेकिन कोई बदलाव नहीं। स्थिति जस की तस है। ऊपर से कोरोना काल है, इससे मुश्किलें जो हैं वो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं और भी बढ़ती चली जाएंगी। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे यानी 16 जुलाई को भी मुंबई में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी किया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। और अब बात असम और बिहार की। असम में बाढ़ से अब तक 33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 85 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यहां ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और काजीरंगा के जंगलों से जानवर भी मौत से डरकर रिहायशी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। असम में बाढ़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी के कालीपुर में चक्रेश्वर मंदिर पूरी तरह ब्रह्मपुत्र नदी में डूब गया है। मंदिर में विराजमान विष्णु और लक्ष्मी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा पानी से ढक गई है। सिर्फ मूर्ति के ऊपर शेषनाग का फन ही दिखाई दे रहा है। बाढ़ से असम की आर्थिक राजधानी तबाह हो रही है। कई रेस्टोरेंट और दुकानें बंद हो चुकी हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज ही आता है यहाँ फैंसी बाजार में काम करते हैं और यहाँ देखते हैं पानी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और अभी तक तो अभी कोई पता नहीं, तो रोड तक पानी पहुँचने वाला है। आगे देखो क्या होता है। बाढ़ के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब गया है। करीब 70 जानवरों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों की बाढ़ से असम में कुल 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और करीब 1,30,000 हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें पानी में डूब गई। बिहार में भी नेपाल से आई बाढ़ तबाही मचा रही है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। नावें चल रही हैं और हजारों एकड़ धान की फसलें डूब गई हैं। दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में नेपाल से आया पानी बर्बादी बनकर बह रहा है। यहाँ भी लोगों ने ऊंची जगह या बांधों पर शरण ले रखी है। गोपालगंज में गंडक नदी की बाढ़ में 50 के करीब गांव डूबे हैं, लेकिन नावों का इंतजाम नहीं होने के चलते लोग मरीजों को कंधे पर ढोकर अस्पताल ले जा रहे हैं। वहीं मोतिहारी में सैलाब में बह गए पुल की जगह लोगों ने 48 घंटे के अंदर बांस बल्ली का पुल तैयार कर लिया, जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। एक करेक्शन करना चाहेंगे, 85 लोगों की मौत हुई। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। भारत यूरोपीय संघ के वर्चुअल समिट में मोदी ने उठाया चीन का मुद्दा, ताजा हालात से कराया अवगत। ग्लोबल आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परसों जाएंगे लद्दाख। LAC-LOC का करेंगे 2 दिन का दौरा। ईरान के बुशहर बंदरगाह में आज आग से 7 जहाज जलकर खाक। पिछले 1 महीने में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों के आसपास विस्फोट और आगजनी से हड़कंप।
मिस्र की राजधानी काहिरा में कच्चे तेल की पाइपलाइन फटने से विस्फोट, 12 लोगों के घायल होने की खबर। हाईवे पर आग की लपटों में घिरी नजर आई गाड़ियां, हादसे की जांच जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट और बीजेपी पर सीधा अटैक, विधायकों की खरीद फरोख्त लगाया आरोप, बोले डील में हमारे डिप्टी सीएम भी थे शामिल। वसीम बारी की हत्या के बाद बारामूला में बीजेपी नेता का अपहरण, म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मेहराजुद्दीन मल्ला को किया अगवा, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर, भारत में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया ट्वीट, कहा वैक्सीन पर अच्छी खबर। बिहार के गवर्नर हाउस में पहुंचा कोरोना वायरस, 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव। कल से 15 दिन का लॉकडाउन, दिल्ली में कोरोना पर लगाम, अनुमान से आधे केस। असम में बाढ़ से भारी तबाही, 30 जिलों में 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 59 लोगों की मौत। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मुंबई में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। कोरोना के कारण देश में ऑनलाइन क्लासेस का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने इन गाइडलाइन में 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग और संख्या तय की है, जिसे जानना जरूरी है। कोरोना काल में हमारे, आपके, सबके बच्चे इसी तरह से घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल फोन या लैपटॉप पर स्कूल क्लास कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय से ही पढ़ाई लिखाई का यही तरीका आजमाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर दो बड़ी फिक्र बनी हुई थी। पहला, बच्चों की ऑनलाइन क्लास की संख्या कितनी हो और कितनी देर चले, और दूसरा, ऑनलाइन क्लास के दौरान स्कूल कितनी फीस मांगे। पहली फिक्र यानी क्लास के समय को लेकर HRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ नए नियम बना दिए हैं, जिसके मुताबिक प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास का समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले से 8वीं क्लास तक के लिए रोजाना 45-45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सेशन और 9वीं से 12वीं के लिए 4 सेशन होंगे। पहले से 12वीं तक के छात्रों के लिए NCERT के वैकल्पिक कैलेंडर को अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। आपको यह भी बता दें कि मंत्रालय के दिशा निर्देश में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को लेकर 8 कदम सुझाए गए हैं, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, वार्ता, कार्य, निगरानी और सराहना शामिल है। नई गाइडलाइंस में स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं। साथ ही डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं कुशलता से जुड़े आयाम पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। HRD की गाइडलाइंस में साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले एहतियात पर भी बल दिया गया है। आपने देखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली बच्चों से जुड़ी एक फिक्र को थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन दूसरी फिक्र ज्यों की त्यों बनी हुई है। वो ये कि कोरोना काल में भी स्कूल की तरफ से बार बार पूरी फीस भरने के लिए अभिभावकों को कॉल आ रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है, और ऊपर से स्कूलों के फीस वाले कॉल से अभिभावक परेशान हैं। उम्मीद है मंत्रालय इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी करेगा, ताकि स्कूल की मनमानी कम हो और करोड़ों माता पिता की फिक्र भी दूर हो सके। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। देश की दूसरी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो गई है। फार्मा कंपनी जॉयडस कैडिला ने ZY-CoV-D का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि ZY-CoV-D का एडेप्टिव फेज 1 और 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पहली इंसानी डोज के साथ शुरू हो चुका है। जॉयडस से पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी गई थी। कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन फेज 1 ट्रायल में पूरी तरह सफल रही है, जिसमें 45 स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन ने हर व्यक्ति में एंटीबॉडी विकसित किया। अब 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर फाइनल स्टेज ट्रायल शुरू हो सकता है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि यह वैक्सीन वाकई कोविड-19 से बचा सकती है या नहीं। मुंबई में 101 साल के बुजुर्ग अर्जुन गोविंद नारिंगरेकर ने कोरोना को मात दे दी। उनका इलाज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्हें डिस्चार्ज करते वक्त डॉक्टर्स ने केक काटा, तालियां बजाकर उनके हौसले और जज्बे को सलाम किया। रेलवे ने कोरोना काल में ट्रैवल करने के लिए नए कोच तैयार किए हैं।
जिनकी खासियत यह है कि इनमें ज्यादातर चीजों को पैर से ऑपरेट किया जा सकेगा, जैसे पानी के नल और सोप डिस्पेंसर को पैर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। कोच में कॉपर कोटेड हैंडल्स और लैचेस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल गुण के चलते कॉपर पर वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। राजस्थान में मेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन को एक खास तरह की जैकेट दी जा रही, जिसे पीपी किट के अंदर पहना जा सकता है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में भी पीपी किट पहनने से परेशानी नहीं होती। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई इस जैकेट में एक खास तरह का जेल भरा है, जो शरीर को ठंडा रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। और अब देखते हैं जो है सो है। कितनी तमन्ना थी उसकी कि उसके यहां भी कभी आईटी वालों की रेड पड़े, इनकम टैक्स वालों की, आय से ज्यादा आमदनी का मुकदमा दर्ज हो, ताकि सोसाइटी में उसको भी इज्जत की निगाहों से देखा जाए। ऐसा तो ना हो पाया, लेकिन आज वो कम खुश नहीं हुआ जब उसने पंप वाले से कहा टंकी फुल कर दो, और पंप के कर्मचारी ने कहा क्या सर कहीं लूटपाट करके आ रहे हैं क्या। मैं सोचने लगा काश मैं भी समझदार होता तो समझ पाता कि पूरी दुनिया में जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं तो हमारे देश में तेल क्यों निकाले दे रहा है। किसी समझदार से पूछा तो पता चला कि कीमतें अब सरकारी नियंत्रण में नहीं हैं, वो बाजार के हवाले हैं, लिहाजा बाजार के उतार चढ़ाव का फर्क पड़ता है। बोला इस तरीके से गया था कि समझ गया दिखाने के लिए मैंने सिर हिला दिया। हालांकि समझ में यही आया कि परम ज्ञान की तरह यहां भी सवालों का खत्म हो जाना ही जवाब का मिल जाना होता है। मैंने एक पंप वाले से पूछा महंगा हो गया है, लोग कम डलवा रहे होंगे। वो बोला जिन्होंने खुद खरीदी है वो अब भी तेल डलवा ले रहे हैं, समस्या उनको ज्यादा है जिनकी गाड़ी दहेज की है, बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।